आवाज नहीं। तो हमने करंट और ईएमएफ ये दो इक्वेशन देखे थे। E is equal to E naught sin omega t या फिर I is equal to I naught sin omega t, बराबर है। E क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या फिर I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। E is the instantaneous value of current, मतलब EMF। I क्या है? Instantaneous value of current। E naught क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम इंस्टेंट, स्मॉल डी है वो क्या है? इंस्टेंट है, या फिर कोई भी टाइम जिसमें हमें कैलकुलेशन बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं टी की वैल्यू पुट करूँ, जैसे टी की वैल्यू चेंज होगी, टी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, t/4 भी हो सकती है, t/2 हो सकती है, 3t/4 या फिर 2t, तो 3t/4 या फिर t। तो उसके हिसाब से I और E भी चेंज होगा ना, है ना। तो यहाँ पे I और E चेंज होगा, साथ ही साथ वहां पे उसके पोलैरिटी भी चेंज होगी। जैसे अगर मैं बात करूं एट t इज इक्वल टू 3t/4 साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या होता है? 2π/t इंटू 3t/4। पूरा सॉल्व करोगे, ये पूरा सॉल्व होने के बाद कितना आएगा? 3π/2 ना। 3π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? तो ये माइनस आएगा नहीं आएगा? माइनस वन आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये चेंज हो रहा है, बराबर है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ पे डेफिनेशन है फेजर। ठीक, फेज क्या होता है वो क्लियर है सबको क्या? फेज एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी पार्टिकल, किसी भी क्वांटिटी के वेरिएशन के बारे में किसी भी इंस्टेंट पे आपको इंफॉर्मेशन दे देती है। जैसे यहाँ पे ओमेगा टी लिखा हो, या फिर ऐसे मान लो कि ओमेगा टी प्लस फाई लिखा हो, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। ओमेगा टी प्लस फाई इज व्हाट? दैट इज द फेज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो फेज में बचेगा क्या? इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। एक हो गया फेज और एक हो गया इनिशियल फेज। क्लियर है? ठीक है, अगर यही ऑसिलेशन हुआ होता तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बट नहीं हुआ इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये टर्म्स। इसको बोलते हैं फेज और इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। फेज का यूज क्या है? ये आपको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब आपको, अब यहाँ पे ऑसिलेशन तो नहीं की पार्टिकल हम बात करें, ठीक है, तो ये ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन बताएगा एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। अब जो चैप्टर है उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। अगर ऑसिलेशन होगा तो वहां पे किसके बारे में बात करेंगे हम? पार्टिकल की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ईएमएफ की पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे।
और ये इंफॉर्मेशन बताएगा एट t इज इक्वल टू 0, इंफॉर्मेशन एट व्हाट टाइम एट t इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें हैं, एक हो गया ओमेगा t प्लस 5 और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे 5। यहाँ पे क्लियर। अब इसमें एक फेजर डायग्राम होता है। फेजर डायग्राम, फेजर क्या होता है पहले वो समझते हैं। फेजर जैसे मान लो कि एक वेक्टर है, ठीक है, और वो वेक्टर किसी टाइम वैरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम वैरिंग क्वांटिटी मतलब क्या होता है? जैसे ईएमएफ हो गया और ये करंट हो गया, ये टाइम वैरिंग क्वांटिटी बोल सकता हूँ। हाँ यार, ठीक है। इसको अगर मैं किसी डायग्राम पे, किसी ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं? तो a vector representing the time varying quantity is called phasor। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फेजर। और एक होता है फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि ईएमएफ जो है वो क्या है? फेजर हो सकता है, करंट फेजर हो सकता है, पावर भी क्या हो सकता है? फेजर हो सकता है। अभी हम प्रूफ करेंगे, पावर का इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है? फेज डायग्राम। किसका? फेज डायग्राम या फिर फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। तो जैसे मान लो एक ग्राफ बना है, उसमें आपने 2-3 फेजर ड्रॉ कर दिए, 2-3 टाइम वैरिंग क्वांटिटी है, ठीक है, जो किसी वेक्टर से आपने रिप्रेजेंट किया, तो उसको क्या बोलते हैं लोग? फेजर डायग्राम। तो डायग्राम which consists the phasors called, अब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलोगे आप? फेजर डायग्राम। क्या बोलोगे? फेजर डायग्राम। अब जैसे मान लो कि ये रेफरेंस हो गया, इस रेफरेंस से ओमेगा टी एंगल पे ये मान लो कि करंट है या फिर कोई भी वेक्टर है विच इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो टी टाइम में कितना एंगल चलेगा? t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t। कितना एंगल चलेगा? ओमेगा इंटू टी, बराबर ना? तो ये जो फेजर है इसको क्या बोल सकते हो आप? ये फेजर डायग्राम है। ये क्या है? फेजर डायग्राम। अब इसमें ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो एरो का लेंथ है ये क्या है? तो बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। ये ई नॉट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? आई नॉट। अब इसका आप कंपोनेंट बनाओगे, एक वेक्टर, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे बनाओ, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर इसको आप ई नॉट बोल रहे हो तो ये कितना आएगा? ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये कितना आएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। आया कि नहीं आया? बराबर है। तो उसमें ये जो ई नॉट है ये मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं इसकी? ठीक है, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर या फिर फेजर जो भी आप बोल रहे हो। ये कहां से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? इस एरो, मतलब ये जो एरो का लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि टाइम वैरिंग, मतलब किस रिस्पेक्ट में अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका क्या पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट। ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर किसी भी एक सर्किट, जैसे रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तो क्या आता है? हीट जनरेट होता है, पावर लॉस होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या फिर ई स्क्वायर अपॉन आर या फिर वी आई, बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटर। कैपेसिटर का भी क्या नेचर है कि वो भी करंट को अपोज करने लग जाता है, रेजिस्टेंस भी करंट को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ आता है और उसकी वजह से करंट क्या होने लग जाता है?
अपोज लग जाता है। तो बेसिकली इनका तीनों का बिहेवियर थोड़ा बहुत सेम है। तो अगर मैं कोई भी ये किसके लिए हमने सॉल्व किया था अब तक, डीसी के लिए, इसके लिए। अब मान लो कि अगर एसी करंट, एसी ईएमएफ आपने अप्लाई किया किसी भी सर्किट में, तो क्या उसके लिए भी पावर लॉस होगा, और पावर लॉस होगा तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग। तो पावर लॉस इन एन एसी सर्किट, या फिर एसी ईएमएफ भी बोल सकते हो आप, कि एसी ईएमएफ में कितना पावर लॉस होगा, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी लिखना नहीं है, सब लोग पेन वगैरह रखो, ठीक है। जैसे नॉर्मली आपने एसी ईएमएफ अप्लाई किया, तो एसी ईएमएफ में साइनोसॉइडल वेरिएशन है, आया ना, तो करंट जो है उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, ठीक है। और आगे हम लोग ये चीज प्रूव भी करेंगे, थोड़ा सा ऐसा है कि मैं ये चीज पहले पढ़ा दे रहा हूँ आपको, बट आगे हम ये प्रूव करेंगे कि जैसे रजिस्टिव सर्किट में ना करंट और ये जो यहाँ पे करंट और ईएमएफ है दोनों इन फेज होते हैं, बट इंडक्टर में, कैपेसिटर में, इनमें क्या आता है, फेज डिफरेंस आता है, ठीक। तो हम एक जनरल फेज डिफरेंस कितना कंसिडर कर लेंगे, 5। कोई भी सर्किट हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, ठीक है, रेजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। तो आप ऐसे कंसिडर करो कि हमने एक एसी ईएमएफ अप्लाई किया, कंसिडर एन एसी ईएमएफ इज अप्लाइड to an electrical element, एग्जाम्पल के लिए रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, या फिर कैपेसिटर। देन current flowing through it also shows the sinusoidal variation with some phase difference, ठीक है। तो मान लो कि अप्लाइड ईएमएफ कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अभी फिलहाल के लिए क्या लिख रहा हूं, प्लस। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे पावर निकालूं, पावर लॉस क्या होता था, E इज इक्वल टू ई आई, यहाँ पे लिखोगे ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे लिख सकते क्या? तो ये ई नॉट और आई नॉट एक साथ लिखो, इधर क्या है साइन ओमेगा टी, और इधर क्या है साइन ओमेगा टी प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड, ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2, इधर क्या है 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, बराबर है। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, बराबर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर इस हिसाब से इसको स्प्लिट करो तो मैं क्या लिखूं बताओ, ई नॉट अपॉन आई नॉट, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, अच्छा सुनो, ये ऐसा लिखा हुआ है जैसे 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन यस डी माइनस सी डिवाइड बाई 2, जो किसका फॉर्मूला है, कॉस सी माइनस कॉस डी, बराबर आया ना। यहां से c प्लस डी डिवाइड बाई 2, देखो अपने पास यहाँ रिजल्ट क्या दिया हुआ, साइन, इधर क्या लिखूं बताओ, c की जगह पे यहाँ पे c प्लस डी डिवाइड बाई 2 की जगह पे ओमेगा टी इंटू साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बराबर। अब यहां से अगर इसको कंपेयर करोगे आप तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ रही है? सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। तो सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना है? 2 ओमेगा टी, बराबर है। और यहाँ पे डी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू कितना है? कितना आया? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो डी माइनस सी इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे डी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है? डी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 2 ओमेगा टी। सी प्लस डी प्लस सी, बात तो एक ही हुई। सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी बताओ? 2d इज इक्वल टू 4 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव। तो d की वैल्यू कितनी आई? 2 ओमेगा टी प्लस 5। और c की वैल्यू कितनी आएगी? c इज इक्वल टू, देखो माइनस फाइव आएगा पक्का? हाँ। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं। तो cos c की वैल्यू कितनी होती है? -5। अरे cos माइनस थीटा क्या होता है? तो इधर लिखो या तो समझ आ जाएगा। cos c की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? cos फाइव, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज इक्वल टू cos, बराबर है। अच्छा, माइनस cos d की जगह पे क्या लिखोगे? cos d की जगह पे क्या लिखा? 2 ओमेगा टी प्लस 5, बराबर बोल रहा हूँ। तो अब ये वाली वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डालूं तो पावर वाली इक्वेशन क्या दिखाई देगी? पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू cos 5, बराबर है, माइनस cos ओमेगा टी, सॉरी cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से P एवरेज कितना आएगा? दैट इज ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। इधर ये हो गया cos 5 और इधर कितना है? 0। मैंने एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन लास्ट लेक्चर सिखाया था आपको। इन सब के स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब कितना होता है? 0। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? 0। तो फाइनल आंसर आपका पी एवरेज का क्या आएगा बताओ? इज इट ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 5? तो एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 इंटू cos 5, ऐसे ही तो लिख सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? ई आर एम एस, क्या बोलते हैं? इंटू आई आर एम एस इंटू cos 5। इसमें जो cos 5 है ये टर्म स्ट्रक्चर समझो। ये डेरिवेशन इसलिए करा है क्योंकि आगे मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा। ये cos 5 को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। और ये जो फाई आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। और ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो पावर का, तो पावर का फॉर्मूला अगर आपको ई नॉट आई नॉट पता होगा, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 करो इंटू cos 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos 5 कर दो तो भी आंसर आएगा। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसका यूज करेंगे हम लोग रेजिस्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट में। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एसी ईएमएफ। एप्लीकेशन ऑफ एसी ईएमएफ फर्स्ट इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। बातें नहीं। एप्लीकेशन ऑफ एसी ईएमएफ इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो आप मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इस सर्किट में आपने क्या कर दिया है? यहाँ पे एसी ईएमएफ अप्लाई किया है। क्या किया है? एसी ईएमएफ। अच्छा, एसी ईएमएफ का काम क्या है? ये पोलैरिटी रिवर्स करता रहता है, बराबर। तो अप्लाइड ईएमएफ कितना है यहाँ पे?
अप्लाइड ईएमएफ कितना आएगा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से करंट कितना है I और ये रेजिस्टेंस कितना है R। अच्छा I इज इक्वल टू क्या होता है, E बाई R होता है ना। E की जगह पे क्या लिखोगे, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R, E नॉट बाई R इंटू साइन ओमेगा टी, बराबर। तो करंट का इक्वेशन क्या है, देखो ये इक्वेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन। इसमें I नॉट की वैल्यू कितनी है मालूम है, E नॉट बाई R। तो करंट की इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये देखो, ये फेज हो गया किसका, ईएमएफ का, और ये फेज किसका है, करंट। इज देयर एनी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस को आप किससे डिनोट करते हो, फाई। तो फाई की वैल्यू कितनी है, 0। फेज डिफरेंस 0 होगा तो पावर क्या आएगा, पावर फैक्टर क्या आएगा, P cos phi is equal to cos 0 that is equal to 1। यहाँ पे अगर आपको पावर निकालना हुआ तो फॉर्मूला क्या होता है, EI cos phi, राइट, E नॉट I नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू cos phi। तो आंसर कितना है, E नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई 2 या फिर ERMS इंटू IRMS। इसमें मैक्सिमम पावर लॉस होता है, बराबर। नेक्स्ट, उसके बाद इसका वेव फॉर्म, दोनों में कोई फेज डिफरेंस दिख रहा है, दोनों एक साथ स्टार्ट होंगे और एक साथ एंड होंगे। तो ये क्या है, ये वेव फॉर्म। यहाँ पे ये क्या प्लॉट किया मैंने, ये माइनस E नॉट और ये कितना है, प्लस E नॉट। अब करंट और ईएमएफ दोनों इन फेज है, तो करंट जो है वो कहां दिखाई देगा आपको, ये हो गया करंट। इधर क्या लिखोगे, माइनस I नॉट और ये क्या है, प्लस I नॉट। यहां से यहां तक के लिए ये कितना टाइम हो गया, T/4। ये कितना हो गया, T/2। और ये कितना हो गया, 3T/4। और ये क्या है, T। इधर गए टाइम और इधर गए तो ये। तो ये हो गया वेव फॉर्म। और फेजर डायग्राम बोला तो दोनों इन फेज है ना, फेजर डायग्राम। मान लो कि ये I नॉट है और ये क्या है, E नॉट। ये कितना है, ओमेगा। देखो दोनों साथ में चल रहे थे, एक ही लाइन में है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस दिख रहा है आपको, दोनों के बीच में जो एंगल होगा, एंगल का जो डिफरेंस होता है उसको फेज में मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेज डिफरेंस। जैसे लेंथ का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पार्ट डिफरेंस, क्या बोलते हैं, और एंगल का जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेज। तो यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये जो भी यहाँ पे मैंने लिख के दिया इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये सारे फॉर्मूले जैसे मैंने लिखे हैं वैसे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये नोट डाउन कर पड़ा नंबर बढ़ेगा। दोनों में ओमेगा टी का डिफरेंस 0 है, एक का फिर दूसरे के साथ ऐसे हो रहा है।
जल्दी लिखो। नहीं उल्टा नाम मुझसे पूछ रहा ना, मैं बताऊँ कहाँ से? मेरे में ही बोला बाकी एक ही बात कहाँ चार बोल रहे
प्रॉब्लम हो जाती है जल्दी लिखो भाई बातें नहीं
जल्दी लिखो। कौन सा वाला लिख रहे हो? रजिस्ट्री वाला का?
Application of AC EMF in pure resistive term, right? आवाज में इधर ध्यान दो। तो हमने AC EMF का एप्लीकेशन कहाँ पे लेगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको? इंडक्टिव सर्किट। तो मान लो यहाँ पे ये एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर के अक्रॉस तुमने क्या कनेक्ट किया है? AC EMF। कौन सा EMF? तो ये EMF कितना हो गया? E is equal to E naught sin omega t। और ये कितना हो गया? L। यहाँ से करंट कितना है? I। तो अब ये करंट जो है, देखो ये एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। मैंने अभी बताया था कि जब हम इसके अक्रॉस AC EMF अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, बट वो करंट का भी कैसा वेरिएशन होगा? साइनसॉइडल वेरिएशन होगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। पहले ये ध्यान दो, ये कांस्टेंट करंट है, सॉरी ये जो EMF है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इसकी वजह से जो करंट आएगा वो कांस्टेंट आएगा कि वेरिएबल आएगा? अब ये इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या दिख रहा है? कांस्टेंट करंट आ रहा है कि वेरिएबल करंट आ रहा है? अगर करंट वेरिएबल है तो E is equal to minus L di by dt वाला EMF इंड्यूस होगा यहाँ पे, आया ना? तो यहाँ पे अप्लाइड EMF क्या आया? अप्लाइड EMF इसको आप किससे डिनोट कर रहे हो? E से, दैट इज व्हाट? E नॉट साइन ओमेगा t। दूसरा, अब करंट अगर निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे इंड्यूस करंट कितना आएगा? तो अगर इस लूप में मैं क्या करता हूँ? KVL अप्लाई करता हूँ, तो इसको आप प्लस मान लो और इसको क्या मान लो? माइनस। तो यहाँ से यहाँ चल रहा हो तो क्या लिखोगे? E माइनस L di by dt इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू कितना आया? प्लस L di by dt। E इज इक्वल टू कितना आएगा? प्लस L di by। देखो यहाँ पे EMF, ये करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो ये वाला क्या होगा? प्लस, और ये वाला क्या होगा? माइनस। क्योंकि करंट इंक्रीज करता तो ये करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता। अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या बनाएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या बनाएगा? माइनस। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, लास्ट वाला साइन प्लस है कि माइनस है? इसलिए मैंने क्या लिखा? माइनस लिखा। क्या लिखा है? E माइनस L di by dt इज इक्वल टू 0। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा? L di by dt। तो यहाँ से E डिवाइडेड बाय L इंटू dt इज इक्वल टू di। तो di इज इक्वल टू, E की जगह पे क्या लिखोगे? E नॉट साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय L, और ये क्या हो गया? dt। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड di इज इक्वल टू E नॉट अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t dt। di का इंटीग्रेशन क्या हो गया? I। E नॉट डिवाइडेड बाय L। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन का रूल है कि टी के कोएफिशिएंट से इसको फिर से क्या करो? डिवाइड भी करना होगा। तो ये देखो E नॉट डिवाइडेड बाय
ओमेगा एल एक साथ लिख दिया मैंने, माइनस साइन बाहर लिख दिया आई, और यहाँ पे क्या लिखा कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अभी लिखना नहीं है भाई, टाइम देता हूँ लिखने के लिए। अब इसको ऐसे लिखता हूं मैं, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, और कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो? देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ना। तो मैं इसको क्या लिखता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है ओमेगा टी। तो इसको आप ऐसे लिखोगे ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये माइनस साइन जैसा दिख रहा है ना, तो इसको क्या लिख दो आप, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया? करंट हो गया। क्या हो गया? करंट। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन। सबसे पहले ये देखो, ये करंट है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है? डायमेंशनलेस। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने पढ़ा है कि ये जो साइन या ये वाली वैल्यू हो या फिर ये पूरी वैल्यू हो, ये कोई डायमेंशन नहीं होता इनका, बराबर ना। ये क्या है? थीटा है कि नहीं? थीटा, थीटा डायमेंशनलेस है कि नहीं है? अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है? साइन 30 कितना होता है? 1/2 नंबर होता है, वो भी डायमेंशनलेस ना। इसका मतलब अगर ये देखो, ये डायमेंशनलेस हुआ तो यहाँ पे ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? तो I इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। अच्छा, इसको अगर मैं 1 पुट कर दूं तो क्या ये मैक्सिमम होगा? तो पहली चीज तो यहाँ पे I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू एल, इसको आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम करंट या मैक्स करंट, या फिर क्या बोल सकते हो? पीक करंट। कितना आया भाई? ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। अब सुनो, यहां से ई नॉट डिवाइड बाय आई नॉट करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा एल आएगा। अब ये ई नॉट जो है वो वोल्ट है, वोल्ट है ना, और आई नॉट ये एम्पियर। वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर इज ऑलवेज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, बराबर। इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा एल जो है ये क्या है? ओमेगा एल इज इक्वल टू लिखेंगे एक्सएल। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कितना आएगा? ई नॉट अपॉन एक्सएल आएगा। ठीक है, तो यहां से करंट की इक्वेशन क्या है कि I इज इक्वल टू, बोलो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये किसकी इक्वेशन हो गई? करंट की इक्वेशन हो गई, बराबर है। आया? ये इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन क्या है? और ये मैक्सिमम करंट है। क्या है? मैक्सिमम करंट। इसमें लीडिंग है क्या? कोई आगे चल रहा है क्या? देखो, लीडिंग और लैगिंग कैसे डिसाइड करते हैं? दोनों के जो फेज है, दोनों का जो फेज दिख रहा है आपको, दोनों में टी की वैल्यू 0 पुट करो। जिसका फेज पॉजिटिव या फिर 0 आ रहा है वो आगे चल रहा है, जिसका फेज नेगेटिव आएगा वो क्या होगा? पीछे। अब बताओ, लीडिंग कौन है? आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ईएमएफ और दूसरा क्या है? करंट। करंट में फेज वाला पार्ट 0 पुट करो तो कितना आएगा? 0। और इसमें अगर 0 पुट किया तो कितना आएगा? माइनस 5/2। माइनस आया मतलब ये पीछे चल रहा है। तो लीडिंग कौन है? ईएमएफ। कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन। और लैगिंग कौन है? कितने डिग्री से भाई? कितने रेडियन से? बाय π/2 रेडियन, बाय π/2 क्लियर? चलो, फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का। पावर फैक्टर क्या है? फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है? पाई ना। पाई की वैल्यू कितनी है? पावर फैक्टर कितना है? cos फाई, दैट इज इक्वल टू 0। आपने चोक कॉइल का नाम सुना है? चोक कॉइल। चोक कॉइल क्यों यूज करते हैं मालूम है? बेसिकली
यहाँ पे जो पावर लॉस होता है वो 0 होता है। जैसे बहुत हाई रेजिस्टेंस वाला कोई कॉइल बनाया आपने, ठीक है, तो उसमें इंडक्टर यूज करते हैं और वो पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, चोक कॉइल। आगे कंसेप्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि वहां पे पावर फैक्टर कितना होगा, 0। पावर फैक्टर 0 होगा तो पावर लॉस कितना हुआ, फॉर्मूला क्या था पावर का, EI cos बाय ना, तो पावर लॉस कितना है, cos बाय 0, तो पूरा पावर लॉस कितना आ जाएगा, 0। और उसका पावर लॉस के बाद क्या डिस्कस किया था हमने, हाँ, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है वो भी हमें लिखना होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस offered by inductor to the flow of current। तो यहाँ से XL इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा L इज इक्वल टू 2 पाई F इंटू। तो यहाँ से इसका ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे आपने एक्सेल प्लॉट किया और यहाँ पे क्या, ओमेगा भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर है, आया ना। अच्छा, इसमें SI यूनिट क्या होती है एक्सेल की, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, ओम, क्योंकि वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद हम क्या प्लॉट करेंगे, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म पहले EMF प्लॉट कर लो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, EMF, इसको प्लस E0 बोल दो और इसको क्या बोलोगे, माइनस E0। ये क्या हो गया, माइनस E0। यहां से लेके यहां मिलेगा, बात नहीं। अब करंट का इक्वेशन, किसका, करंट। तो करंट जो है वो पहले स्टार्ट हो रहा है कि बाद में स्टार्ट हो रहा है, लीडिंग कौन है, तो लीडिंग को लैगिंग क्या करता है, कॉपी करता है। तो यहाँ पे स्टार्ट कौन हो रहा है पहले, ये में पहले स्टार्ट होगा तो करंट बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है, और करंट बाद में स्टार्ट होगा तो करंट जो है वो कुछ इस तरह से फ्लो होगा, बराबर है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पे पहुंचा, 0 से मैक्सिमम, फिर मिनिमम पे आएगा ऐसे, फिर कहां पे है, मैक्सिमम, सॉरी नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर 0। तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या है, प्लस I0 और ये क्या है, माइनस। बात समझ में आई, आया ना। ये टाइम का इक्वेशन किसका, और ये जो देख रहे हो आप ये क्या है, करंट। क्लियर है, आया ना। इसका वेव फॉर्म कैसा है, वेव फॉर्म हो गया। फेजर डायग्राम कैसा है, फेजर डायग्राम, next point is what, phasor diagram। E और I में दोनों में फेज डिफरेंस रहेगा कितने का, 90 डिग्री का। तो किसी एक को आगे ड्रॉ करो तो पीछे, दूसरे को क्या करना, उससे पीछे या फिर उससे आगे। जैसे यहाँ पे आपने क्या मान लिया, EMF, तो EMF लीडिंग है ना, तो करंट को कहाँ चलना पड़ेगा,
π/2 पीछे, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? अगर ये कितना चला है ओमेगा टी, तो ये कितना चलेगा? ओमेगा टी माइनस π/2, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? π/2, 90 डिग्री, बराबर है। तो ये हो गया ईएमएफ और ये क्या हो गया? करंट। अब देखो करंट इसको फॉलो करना, ये रोटेट होगा, ये आगे जाएगा तो करंट ऐसे पीछे चलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका फेजर डायग्राम, ये नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी लिखना, 5 मिनट देखो नींद आ रही, देखो जल्दी। बातें नहीं
बातें नहीं। दोनों के फेस में टी की वैल्यू 0 पुट कर देगा। अगर दोनों में से जो ज्यादा हो पूरी टी की जो कम होगा वो लाएगी। बातें नहीं। बात हो तो मैं पर डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है ना बात करने सर जी नोट बना रहे ये भी है बातें नहीं लिख हो गया सबका
हम कहीं भी बैठे Next topic is what? That is application of ACEMS in pure capacitive circuit. Pure capacitive circuit मतलब यहाँ पे जो वायर वगैरह आप यूज करोगे ना, उस वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. प्योर इंडक्टिव मतलब उस वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, इंडक्टिव. तो यहाँ पे अप्लाइड ईएमएफ कितना हो गया, E नॉट साइन ओमेगा टी. अब ये ईएमएफ यहाँ पे है तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा. ठीक, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो dq, q इज इक्वल टू क्या होता है, cv होता है. उस लॉजिक से यहाँ पे q इज इक्वल टू c इंटू ई लिख सकते हैं. c इंटू ई की जगह पे क्या आएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी. ई की जगह पे क्या आएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी. तो dq अपॉन dt क्या आएगा, c E नॉट बाहर d अपॉन dt ऑफ साइन ओमेगा टी. ये dq अपॉन dt क्या होता है, करंट होता है. इधर क्या लिखोगे, c इंटू ई इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी. इसको आप लिख सकते हो e डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा c और कॉस को लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू r. बातें नहीं फालतू बातें करो, एकदम शांत हो जाओगे, लिखना भी मत कर दो. इधर ध्यान दो, I इज इक्वल टू, देखो ये E था ना, E इंटू सी ओमेगा था, तो मैंने इसको डिवीजन में रख दिया, 1 अपॉन सी ओमेगा कर दिया, बराबर है. अब फिर से वही कि अगर मुझे यहाँ से मैक्सिमम करंट की बात करनी होगी, इसके मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट कितना आएगा, उसके लिए मुझे इसको कितना करना पड़ेगा, 1.
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। तो यहाँ से मैक्स करंट या फिर पीक करंट कितना आएगा, मैक्स करंट और पीक करंट, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, आई नॉट से। ये कितना आया, ई डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा c, बराबर है। अब देखो ई नॉट डिवाइड बाय आई नॉट क्या होता है, ई नॉट वोल्ट है, आई नॉट ये करंट, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसका बाकी है, कौन सा बाकी है, तो खत्म हो गया। तो सबसे पहले ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या लिखेंगे, ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स, और ये एक्स क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन क्या है, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसके पहले वाले में देख के बताओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मुझे फॉर्मेट में लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन के बाद लीडिंग और लैगिंग। यहाँ पे लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है, दोनों में टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। जो ज्यादा वो लीड करेगा, जो कम है वो लैग। तो यहाँ पे लीडिंग कौन हुआ, तो यहाँ पे करंट क्या लीड कर रहा है बाय 2 रेडियन, और ईएमएफ क्या हो रहा है बाय 2 रेडियन। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, पावर फैक्टर। चलो पावर फैक्टर क्या है, cos फाई दैट इज इक्वल टू 0। पावर फैक्टर फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है ना। नेक्स्ट फेज डिफरेंस बोलो, I by 2। पावर फैक्टर 0 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पावर लॉस कितना आया, दैट इज ऑल्सो 0। उसके बाद हमने क्या निकाला था, यहाँ पे आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, opposition to the flow of current to the flow of current due to what, due to capacitor is called capacitive reactance डिनोटेड बाय XC। XC का फॉर्मूला क्या आया, 1/ओमेगा c या फिर 1/2 पाई f इंटू c। तो यहाँ पे ये कौन सा y एक्सिस, ये कौन, सॉरी यहाँ पे क्या प्लॉट करोगे XC, और यहाँ पे ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे यहाँ पे XC की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। इसके बाद क्या था, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में ये हो गया ईएमएफ। करंट पहले स्टार्ट हो रहा है कि बाद में, पहले करंट है ना, करंट क्या है, लीडिंग है, बातें नहीं, करंट लीड कर रहा है। तो ये हो गया 0, ये हो गया T/4, तो T/2, और ये कितना हो गया T।
करंट लीड कर रहा है तो कहां से स्टार्ट होगा? तो यहां से लीडिंग है ना, तो यहां से स्टार्ट होगा, फिर कहां पे है मैक्सिमम? तो ये हो गया करंट का इक्वेशन। तो ये हो गया प्लस आई नॉट, और ये क्या है माइनस आई नॉट, और ये क्या है प्लस ई नॉट, और ये क्या है माइनस। उसके बाद क्या? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम, इसमें लीडिंग कौन है? करंट लीडिंग है। ईएमएफ को वहीं पे प्लॉट करते जहां इसके पहले प्लॉट किया था, और करंट को उससे आगे दिखा दो। तो ये क्या हो गया आई नॉट, और ये क्या हो गया ई नॉट। दोनों में बीच में एंगल कितना है 90, रोटेशन कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो ये ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस 90 करंट हुआ, और ओमेगा टी से कौन है ईएमएफ। समझ आया? छापो एकदम स्पीड ऑफ लाइट। ये